आज हम लोग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जैव विकास के बारे में समझेंगे। प्लांट्स और एनिमल में बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स हैं कि कोई चीज देखने में कैसे दिखाई देती है, वो पेड़ पौधे हों, वो जानवर हों, तो इनको उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर और अन्य आधार पर इनका जो है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है, इनको अरेंज किया जाता है। इसमें जो स्पीसीज होती है वो सबसे छोटी यूनिट है और इसको एक फिक्स यूनिट बोला जाता है। और इसमें एक स्पीसीज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसके सारे इंडिविजुअल में उसी के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स माने जाते हैं। मगर स्पीसीज में कई जगह पर इनमें सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी भी देखने को मिलती है। इसी का जो एनालिसिस होता है इसको हम लोग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो होता है वो ये कल्पना करता है कि सभी स्पीसीज का जो ओरिजिन है वो सिंगल एंसेस्टर से हुई है और जो स्पीसीज होती हैं वो डायनेमिक है, वो कांस्टेंट नहीं होती हैं, वो थोड़ा थोड़ा सा चेंज होती हैं। थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन के बाद वो एक नई स्पीसीज को जन्म देती हैं, एक नया जीव जो है पैदा हो जाता है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो था प्रारंभ से लेकर एंशिएंट टाइम से लेकर अभी तक का जो उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, उसके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो या बिहेवियर हो, इन सब के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप पाई जाती है। इनका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। इसके लिए लेमार्क, डार्विन, डीविज, वेलेस ऐसे बहुत सारे विचारक थे जिन्होंने अपनी परिकल्पनाएं दी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को सिद्ध करने के लिए। और इनको सिद्ध करने के लिए इन्होंने कई सारे प्रमाण दिए। वो प्रमाण कई प्रकार के हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी, और ये सभी जो है ये इसी प्रकार के प्रमाण हैं जिनको हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी क्या होती है? इसमें हम लोगों ने देखा कि जो स्पीसीज हैं वो धीरे धीरे ग्रो करती हैं, इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, इनको अरेंज किया गया है। इसका एक सिस्टम है, एक क्रम है। जैसे कि अगर कॉर्डेट्स की बात करें तो स्पीसीज के बाद एम्फीबिया आता है, एम्फीबिया के बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद एव्स और एव्स के बाद मैमल्स की ओरिजिन जो है देखने को मिलती है। अगर स्पीसीज की बात करें तो वहां पर 2 चैम्बर्ड हर्ट है, वहां एम्फीबिया की बात करें तो वहां पे 3 चैम्बर्ड हर्ट है, रेप्टाइल्स में 3.5 है और एव्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हर्ट पाया जाता है। तो इसको इस तरह से समझा गया है। अगर नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो प्रोटोजोन से लेकर कॉर्डेट्स तक का जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी एक सीक्वेंस में हुआ है, एक क्रम में हुआ है। तो उसमें कई प्रकार के डिफरेंशिएशन है। यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर हुआ, ए सेलुलर से स्यूडो सेलुलर और उसके बाद ट्रू सिलोमेट, ए सिलोमेट से स्यूडो सिलोमेट और स्यूडो सिलोमेट से ट्रू सिलोमेट। इस प्रकार से बहुत सारे जो है डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में हुए हैं। कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी कई चीजों को लेकर के चलती है, जैसे कि होमोलॉजी। होमोलॉजी का मतलब है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ तो जो ओरिजिन हुई है, जैसे कि अगर जो हॉर्स है उसके जो 4 लिम्ब है, अग्रपाद है, वो पैर की तरह काम करते हैं। वहीं पर अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के जो 4 आर्म्स हैं वो हाथ हैं, वो दूसरी तरह से कार्य करते हैं। अगर बैट है, चमगादड़ है, उसके जो पंख है वो भी 4 आर्म्स हैं, उसका रूपांतरण उड़ने के लिए हो गया है। तो इस प्रकार से इनकी ओरिजिन तो सेम है मगर इनकी वर्किंग, इनके फंक्शन जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। ऐसे ऑर्गन्स को होमोलोगस ऑर्गन्स बोला जाता है और ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालॉगस ऑर्गन की बात करते हैं, ये वो ऑर्गन्स हैं जो काम एक ऐसा करते हैं, इनकी ओरिजिन कहीं से भी हुई हो मगर इनके काम जो होते हैं सिमिलर होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक बर्ड को देखें तो बर्ड के विंग है, एक चमगादड़ है जिस जो कि अभी हमने बताया कि 4 आर्म से उसके जो है विंग्स डेवलप हुए हैं, मेम्ब्रेन का उसके अंदर फॉर्मेशन हो गया है। अगर एक हम लोग बटरफ्लाई लेते हैं उसके भी विंग्स हैं मगर वो 4 आर्म्स नहीं है। तो मगर इन सब का एक कॉमन फंक्शन है, वो कॉमन फंक्शन है फ्लाइट, उड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा वेस्टिजियल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अगर ह्यूमंस की भी बात करें
तो ह्यूमन में बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन अवशेषी अंग होते हैं। अवशेषी अंग वो अंग है जिनका पहले इस्तेमाल होता था, अब इस्तेमाल नहीं होता। जैसे निटिलेटिंग मेम्ब्रेन जो कि हमारी आंखों पे पाई जाती थी, जब हम लोग पानी से भी हमारा संपर्क होता था तो ये हमारी आंखों पर वो झिल्ली चढ़ जाती थी, जैसा कि जो है फ्रॉग वगैरह में अभी भी पाई जाती है। हमारे ईयर पिन्ना में मसल्स पाई जाती थी, तो हम अपने ईयर को रोटेट कर सकते थे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गाय वगैरह अपने कान को हिला देती है, हाथी अपने कान से हवा कर लेता है, तो हमारे कान में भी मसल्स पाई जाती थी, लेकिन हम गर्दन है वो रोटेट कर सकती है, तो धीरे धीरे वो हमारा अवशेषी अंग बन गया। त्वचा पे बाल की बात करें तो पहले हम सब के बहुत ज्यादा त्वचा पर बाल हुआ करते थे, अब जो है वो बाल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने जैसे जैसे कि एडेप्टेशन आगे आगे हम लोग बढ़े हैं इवोल्यूशन के प्रोसेस में, तो हमने कपड़े वगैरह पहने, तो जो उसकी उपयोगिता थी हेयर्स की वो कम होती चली गई। इसके अलावा कनेक्टिंग लिंक्स की बात करते हैं। बहुत सारे लोअर स्पीसीज के जो है सिमिलरिटी शो कर, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे जो दो प्रकार के स्पीसीज से मिलकर के बने हुए हैं, उनको वो लिंक करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें प्रोटीरोस्पोंजिया, तो इसके अंदर कुछ कैरेक्टर जो है प्रोटोजोआ के होते हैं और कुछ कैरेक्टर पोलीफेरा के होते हैं। एग्जाम्पल एंगल से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्रोटोजोआ और स्पंज से मिलकर प्रोटोस्पंजिया बना हुआ है। उसी तरह से यूग्लिना जो है प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। नियोपेलाइना जो होता है वो एनिलिड और मोलस्क के बीच की कनेक्टिंग लिंक कही जाती है। पेरिपेटस जो है वो एक एनिलिड और आर्थ्रोपोड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। और आर्कियोप्टेरिस जो है वो रेप्टाइल्स और एव्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक कही जाती है। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो सभी ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होता है वो जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला इस तरह की सिमिलर स्टेज से गुजरता हुआ जाता है और फिर बाद में अलग अलग जो है ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये सिमिलर है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि जो हमारी जो ओरिजिन है वो किसी न किसी कॉमन एंसेस्टर से हुई है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग प्रोथीरिया का। प्रोथीरियंस जो है ये जो बच्चे होते हैं इमेच्योर होते हैं। हम लोग कंगारू के बारे में जानते हैं, तो जो कंगारू है वो प्रोथीरियन है। इनके बच्चे इमेच्योर होते हैं और ये पाउच में रखकर उसको जो है मैच्योर करते हैं। जो यूथीरियंस होते हैं इनके बच्चे कंप्लीटली मैच्योर होते हैं, तब ये बॉर्न होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जब एशिया के साथ जुड़ा हुआ था और ये पार्ट जब धीरे धीरे अलग हो गया, तो जो कंगारू है, जो प्रोथीरियंस है, वो लिमिटेड हो गए ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में। वहां पर यूथीरियंस नहीं पाए जाते थे। अगर आज के समय की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में गाय, भैंस, बकरी ये सब पाए जाते हैं, लेकिन ये ह्यूमन के द्वारा ले करके वहां पे गए हैं, ये वहां पर थे। मगर जो कंगारू है वो बाकी किसी जगह नहीं पहुंचा क्योंकि वो जियोग्राफिकली सेपरेट गया। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कंपैरेटिव फिजियोलॉजी। अगर हम लोग प्लांट और स्पीसीज में अगर हम लोग ये देखें प्लांट्स एंड एनिमल में, तो बहुत सारी जो फिजियोलॉजी है वो सिमिलर होती है। अगर हम लोग बात करें हार्मोन्स की, अगर हम लोग बात करें जो सेल ऑर्गेनेली हैं उनके वर्क की, उनके फंक्शन की, तो इनमें कहीं ना कहीं सिमिलरिटी पाई जाती है जो बताती है कि जो ओरिजिन है वो कॉमन एंसेस्टर से हुई है। अगर जेनेटिक एविडेंस की हम लोग बात करें तो जेनेटिक एविडेंस जो है वो ये बताता है कि जो स्पीसीज है, जो सेम स्पीसीज होती हैं उनमें ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। अगर डिफरेंट स्पीसीज में रिप्रोडक्शन कराएंगे तो या तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, अगर होगा तो संतति है वो स्टेराइल होगी। अगर हम लोग एग्जांपल लें हॉर्स और डंकी का, तो इनके फर्टिलाइजेशन से म्यूल का जो है फॉर्मेशन होता है, म्यूल पैदा होता है, मगर ये जो म्यूल है ये फर्दर स्टेराइल हो जाता है। तो इस प्रकार अगली जो थ्योरी है वो है फॉसिल्स पर आधारित है, फॉसिल्स का अध्ययन। बहुत सारे जो फॉसिल्स होते हैं उनका जियोलॉजिकल रिकॉर्ड रखा जाता है। ये
जो रिकॉर्ड्स हैं वो ये बताते हैं कि जो हायर स्पीसीज हैं उनकी जो ओरिजिन हुई है वो लोअर स्पीसीज के द्वारा हुई है, उनके एवोल्यूशन से हुई है। हम लोग समझेंगे थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, बहुत सारी थ्योरीज हैं एवोल्यूशन के लिए। इसमें जो प्रमुख थ्योरी है उसमें लैमार्किज्म है। लैमार्क ने अपनी परिकल्पना को एक बुक में लिखा जिसको नाम था फिलॉसफी जूलॉजी, और इनकी जो थ्योरी है वो आधारित है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर पर, कि जो लक्षण अर्जित किए जाते हैं वो बाद में इनहेरिटेड हो जाते हैं। ये इनकी थ्योरी का मुख्य सार है। इन्होंने बताया है कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के प्रोसेस में जो जीव होते हैं उनके साइज में, उनके अंगों में धीरे धीरे वृद्धि हुई, वो अचानक से नहीं हुई। दूसरी बात इन्होंने बताई कि सर्वाइवल के प्रोसेस के लिए जो जरूरी थे, या तो वो अंग आगे चल करके बढ़ गए और या तो वो अंग आगे चल करके खत्म हो गए। जैसे अगर हम लोग स्नेक की बात करें तो स्नेक के 4 लिंब और हैंड लिंब पाए थे। चूंकि एक बिल में रहता है तो ये उसके लिए जो है एडवर्स हो जाता था, इसलिए धीरे धीरे एवोल्यूशन के प्रोसेस में उसके 4 लिंब और हैंड लिंब गायब हो गए और उसने ज्यादा तेजी से दौड़ पाता है बिना 4 लिंब और हैंड लिंब के। इसमें अगली बात ये थी कि जिन अंगों का ज्यादा यूज हुआ वो अंग ज्यादा डेवलप हो गए आगे चल करके, और जो अंग कम इस्तेमाल हुए वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। जैसे अभी हम लोगों ने ईयर पिन्ना या रिपीटेटिव मेम्ब्रेन के बारे में भी हम लोगों ने देखा। इसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर हो जाता है। जो कैरेक्टर बन गए अब वो आगे की पीढ़ी में वैसे के वैसे चले जाएंगे, और बाद में इस थ्योरी को कई प्रकार से जो है इसको खंडित किया गया, तो ये थ्योरी बाद में अमान्य हो गई। अगली थ्योरी है वो है डार्विन। डार्विन ने 1856 में एक बुक लिखी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्होंने बताया कि जो स्पीसीज है वो जियोमेट्रिक ग्रोथ करती है, इनमें जो संतति है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, स्क्वायर की फॉर्म में बढ़ती है, 2 की 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह से बढ़ रही। लेकिन जो फूड है, शेल्टर है, हैबिटेट है, ये सब उस तरह से नहीं बढ़ पाता है, तो फूड वगैरह लिमिटेड है, तो इनके बीच में शुरू हो जाता है कंपटीशन, और कंपटीशन होता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उनके सर्वाइवल के लिए, और उसमें बहुत सारी जो संतति होती है वो मर जाती है, और कुछ जो होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। इसमें कई प्रकार के वेरिएशन होते हैं। ये वेरिएशन होते हैं कुछ हेरिटेबल होते हैं, कुछ कंटिन्यूअस होते हैं और कुछ डिसकंटिन्यूअस होते हैं। हेरिटेबल मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो चले जाएंगे, और कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो एक पीढ़ी से के बाद ही समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, तो जो ऑफस्प्रिंग ज्यादा मजबूत होगी, जो कंपीट कर जाएगी, वो जो है आगे चल करके सर्वाइव कर जाती है। इसके बाद नियो डार्विन की बात करते हैं, तो इस थ्योरी में देखा गया डी ब्लेज, लॉरेंस और शेरमैक जो है जैसे जो है वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये देखा कि जो लक्षण होते हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये किस प्रकार से जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। इसके लिए इन्होंने जो जेनेटिक थ्योरीज थी उसके ऊपर इन्होंने शोध किया, उसमें पाया कि जो डीएनए है वो जो है कैरियर है, वो जो जीन्स हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर जीन्स में परिवर्तन हो गया तब वो जो कैरेक्टर्स होंगे वो अगली पीढ़ी में जाएंगे, अगर जीन्स में परिवर्तन नहीं होगा तो वो नहीं जाते। और इसके बाद है म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी को ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। इन्होंने इवनिंग प्रीमरोज का एक पौधा लिया और जिसमें देखा बहुत सारे वेरिएशन हो रहे हैं, और ये वेरिएशन इस प्रकार के थे कि पूरी की पूरी नई स्पीसीज ही दिख रही थी। तो इस प्रकार, और जो म्यूटेशन होते हैं वो सडन होते हैं, वो हार्मफुल हो सकते हैं, वो जो है फ्रूटफुल हो सकते हैं। तो म्यूटेशन जो है सडन चेंजेस हैं जो कि स्पीसीज में होते हैं। ये सभी सिद्धांतों को मिला करके नेचुरल सिलेक्शन की बात की गई और जेनेटिक वेरिएशन किस प्रकार से होता है इसको तय किया गया।